बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल हैरत करदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज हम आपके सामने एक मुजाहिद कबीर और आलम इस्लाम के अजीम सुल्तान जो है उसके हालात जो है वो तफसील से बयान करेंगे। सुल्तान का नाम है रुकनुद्दीन बैबरिस। रुकनुद्दीन बैबरिस सन 1223 में कपचाक के दश्त में पैदा हुए। ये वस्त एशिया का दश्त कपचाक था जहाँ ये सन 1223 में पैदा हुआ। इसका जो वालिद था वो खारजमशाही सल्तनत में एक बड़े आला और मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर कायम था। इसका ख़ानदान मुसलमान और सोमो सलात का पाबंद था। चुनांचे जब चंगेज़ खां हमला आवर हुआ और उसने ख्वारिज़म के बाद वस्त एशिया को भी अपना निशाना बनाया तो दश्त कपचाक भी उससे मुतासर हुआ। यहाँ से मंगोलों ने नौजवानों और बच्चों को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर दिया। इन बच्चों में एक बच्चा वो भी था जिसका नाम महमूद था और यही महमूद रुकनुद्दीन बैबरिस था। महमूद छोटा था, एक हाथ से बिकता हुआ दूसरे हाथ में। आखिर में ये दमिश्क की गुलामों की मंडी में 20 दिनार में बिका। जिस शख्स ने इसे खरीदा वो मिस्र का एक रईस था, नाम उसका अलाउद्दीन बंद कदार था। उसी पहले आका की वजह से रुकनुद्दीन को रुकनुद्दीन बंद कदार भी कहा जाता है। अब ये जो अलाउद्दीन बंद कदार था जिसने महमूद को खरीदा वो एक दूसरे मिस्री रईस का मकरूज था। चुनांचे उसने उसका कर्ज अदा करने के लिए महमूद को उसके हवाले कर दिया। अब ये एक हाथ से फिर दूसरे हाथ में बिक गया। जिस नए आका के पास महमूद गया उसकी बीवी बड़ी सख्त मिजाज और इंतहा दर्जा की बदमिजाज थी। उसने महमूद को सिर्फ अपने बेटे की खिदमत के लिए खरीदा था। मुवर्रिखीन कहते हैं एक मौका पर जबकि उस औरत के शौहर की बहन भी दमिश्क से आई हुई थी जिसका नाम फातिमा था, महमूद से कुछ गलती हो। उस औरत ने आका की बीवी ने महमूद को मार मार के दोहरा कर दिया, बड़ा मारा, बड़ी बेरहमी से। और वो जो फातिमा आई हुई थी उसके आका की बहन दमिश्क से, वो बड़ी मुतासर हुई। उसको बच्चे पर बड़ा रहम आया कि इस जालिम ने इतना मारा इस बच्चे को। अब उसके रहम करने की एक वजह भी थी और वो ये कि उसका एक बेटा बचपन में फौत हो गया था जिसका नाम बैबरिस था और उसकी शक्ल इस महमूद से मिलती जुलती थी। चुनांचे फातिमा नाम की उस औरत ने अपने भाई की बीवी से कहा कि अगर तुम इस बच्चे की कारगुजारी और खिदमत से खुश नहीं हो तो इसे मेरे हवाले कर। वो मान गई। चुनांचे फातिमा महमूद को दमिश्क ले गई। वहाँ बिल्कुल सगी माँ की तरह उसने महमूद से सलूक किया और वो महमूद को अब उसने महमूद कहना छोड़ दिया, बैबरिस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि बैबरिस उसके बेटे का नाम था जो मर गया। यहीं पला बड़ा। इसी दौरान इसी फातिमा का एक जो भाई था वो मिस्र के सुल्तान जो है साले के दरबार में बड़े मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर था। वो एक बार अपनी बहन से मिलने के लिए आया तो उसने महमूद को देखा कि वो बड़ा अक्लमंद था, बड़ा सियाना था, गुफ्तगू भी अच्छी करता था और ये कि उसमें शुजाअत के भी आसार थे। उसने अपनी बहन से महमूद को मांगा महमूद को, तो वो मान गई।
चुनाचे महमूद, जिसको आप बबरस कहना शुरू हो गए थे, वो शख्स दमिश्क से मिस्र ले गया। अब मिस्र में पोजीशन ये थी, मिस्र का जो बादशाह था अल मलकुल साले, मिस्र में जितने महाजर आ रहे थे मंगोलों से तंग आके, सबको वो पनाह देता था। और जितने ये तुर्क बच्चे आते थे इनको ममलूक कहते थे, यानी गुलाम। और इनका उसने एक लश्कर बना दिया था जिसकी तादाद मुवर्रिखीन कहते हैं 12,000 में थी। और उसी लश्कर में महमूद यानी बबरस को भी शामिल कर दिया। यहाँ उसने बेहतरीन तरबियत हासिल की और उसने ऐसी कारगुजारी का मुजाहरा किया कि उसे चंद दस्तों का सलार बना दिया। अब कुदरत इसको उठाने वाली थी, कुदरत इसे गुलाम से मिस्र का शहनशाह बना रही थी। इन दिनों ऐसा हुआ कि 7वीं सलीबी जंग की इब्तदा हो गई। वो इस तरह कि फ्रांस का बादशाह लोई नहम एक बड़ा लश्कर लेकर मिस्र पर चढ़ दौड़ा। उसका इरादा था पहले मिस्र को फतह करूंगा, उसके बाद बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लूँगा। चुनाचे मिस्र पर हमला आवर होते हुए फिर उसने दमियात का इलाका भी फतह कर लिया। अब इस मौका पर इस जंग में इस बेबरस यानी महमूद बेबरस ने वो कार हाय नुमाया सार अंजाम दिए कि लोग दंग रहे। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि अपने दस्तों के साथ दुश्मन के लश्कर में जिस तरफ ये जाता था, अपना नेज़े को चरख की तरह घुमाते हुए दुश्मन की सफ़ों में घुसकर उनकी लाशों को ढेर लगाता था। कई मौके पर दुश्मन के लश्करियों ने इसे घेर कर इसका खात्मा करना चाहा, लेकिन हर बार वो उनके घेरे से निकलकर उनका कत्लेआम करता रहा। इस तरह इस कारगुजारी में ये अवाम की निगाहों में इंतहाई हर दिल अजीज हो गया, जो सियासतदान के उनकी निगाहों में भी आ गया और हुक्मरानों की भी निगाहों में आ गया। अब इसकी जो हालत थी वो एक सलार की हो गई। उसके बाद अल मलकुल साले के बाद मिस्र का हुक्मरान अल मलकुल मुज़फ़्फ़र बना, जिसको सैफुद्दीन भी कहते। इसके सैफुद्दीन के दौर में हलाकू खान ने सारा शुमाली इलाका फतह कर लिया, बगदाद भी फतह कर लिया। अब उसकी निगाहें मिस्र पर थीं, चुनांचे वो अपने लश्कर को लेकर फ़लस्तीन में दाखिल हुआ हलाकू, और उसने कुछ सफ़ीर भेजे अल मलकुल मुज़फ़्फ़र मिस्र के हुक्मरान के नाम। ये मंगोल सफ़ीर बड़े अकड़ते हुए सफारतकारों के लिबास में काहिरा शहर में दाखिल हुए। इन्हें जब अपनी हिफाजत में लेकर अल मलकुल मुज़फ़्फ़र यानी मिस्र के हुक्मरान के सामने पेश किया गया, तो उनमें से जो एक उनका सरबराह था उसने एक ऐसा खत फेंका, आदाब शाही को ख्याल रखे बगैर खत फेंका अल मलकुल मुज़फ़्फ़र के सामने कि ये खत है हमारे आका का। उसमें लिखा था ये उसकी तरफ से है जो सारी दुनिया का आका है, अपने शहरों की फसीलें मुनहदम कर दो, ऐसा करोगे तो महफूज रहेगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम पर क्या गुजरेगी ये नीला जावदानी आसमान ही जानता है। ये खत पढ़ने के बाद उन्हें मुखातब करते हुए अल मलकुल मुज़फ़्फ़र कहने लगा कि हमने हलाकू का कुछ नहीं बिगाड़ा, वापस जाकर उसे कहना कि हमसे तारज ना करो, हमने उससे आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं उसके साथ। तो उस भेड़िए की तरह जो है रवैया इख्तियार करते हुए वो मंगोल कहने लगा, क्या तुम ये चाहते हो कि जिस तरह हमने बगदाद के मगरूर खलीफा की हालत की ऐसी तुम्हारी भी करें। ये जो है बात बड़ी नागवार थी सबके लिए, और वो बार बार कहने लगे कि फर्मा बरदारी और अतात इख्तियार करो। इस मौका पर मलकुल मुज़फ़्फ़र भी कुछ ढीला हो गया था, इसलिए कि मिस्र के कुछ जो उमरा थे वो खुसर पुसर करने लगे कि हम मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा इनकी अतात ही बेहतर है। लेकिन इस मौका पर सलार रुकनुद्दीन भी बैठा हुआ।
वो अपनी जगह से उठा और गर्ज कर कहा कि इनकी अताअत और फर्माबरदारी हम इख्तियार नहीं करेंगे, इनकी जो है मुकाबला करेंगे, सर पर कफन बांध कर हम इनसे लड़ेंगे, उनको बताएंगे कि हम इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। रुकनुद्दीन बैबरस के ये अल्फाज सुनकर अल मलकुल मुज़फ़्फ़र जो हुक्मरान था उसका भी हौसला बढ़ा। चुनांचे जो उस वक्त उसके सामने उसके मुहाफ़िज़ थे उन्हें मुखातब करके वो कहने लगा कि इन मंगोल कुत्तों की जो ज़बानें हैं इनकी गुद्दी से खींच लो। चुनांचे वो हरकत में आए और मिस्री जो है मुहाफ़िज़ और उन्होंने मंगोलों की गर्दनें काट कर रख दी और फिर उनकी लाशों को काहरा शहर के मुख्तलिफ चौकी के ऊपर लटका दिया गया इबरत खेजी के लिए। ये एक तरह से मिस्र की इलाकों के खिलाफ ऐलान जंग था। अब दूसरी तरफ मंगोलों के अंदर ये बात हुई कि मंगोलों का जो बड़ा खाकान उनके मरकजी शहर जो हमें बैठता था वो फौत हो गया और वो अलाकू खां का बड़ा भाई मंगू खान था। अब मंगू खान के मरने के बाद मंगोलों ने अलाकू खां को पैगाम भेजा कि मजलिस मुनक्कद होनी है, नया खान चुनने के लिए मरकजी शहर पहुँचो। चुनांचे अलाकू खां की बीवी ने भी, दकूदा खतून ने भी और उसके सलार कतबुआ ने भी मना किया कि आप ना जाएं, पहले मिस्र पर हमला आवर हो। लेकिन उसने कहा नहीं, नए खाकान के चुनाव के लिए मेरा जाना लाजमी है। वो वापस चला गया करा और आपने सलार कतबुआ को पीछे सारा लश्कर देख के कहा कि चौकस रहना, मैं आऊँगा तो फिर मिस्र को फतह करें। इस मौका पर रुकनुद्दीन बैबरस भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। उसने अपने लश्कर में 3 अनासर को रखा। एक वो तुर्क जो इन मंगोलों की वजह से अपने घरों से बेघर हुए थे और वो मंगोलों के खिलाफ सख्त उतर थे। दूसरे वो उसने हिजाज की सरजमीन से बद्दू इकट्ठे किए जो तलवार के बड़े माहिर थे। और तीसरे जनूबी मिस्र में कुछ कबाइल थे जिनको हुरा कबाइल कहते थे, वो भी वैश्य अंदाज में जंग करते थे। ये 3 किस्म के उसने अपने लश्कर में बंदे रखे और अपना लश्कर लेकर मंगोलों के मुकाबला करने के लिए निकला। चुनांचे जहाँ अलाकू खां के सलार कतबुआ ने क़याम किया हुआ था तो वहाँ रुकनुद्दीन बैबरस पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो रुकनुद्दीन बैबरस ने अपने लश्कर का एक हिस्सा पहले से घाट में बिठा दिया और फिर टकराया मंगोलों से। आस्ता आस्ता पीछे हटते हुए उस जगह आया जहाँ उससे कुछ लश्करी घाट में बैठे हुए थे। चुनांचे वो अचानक नमूदार हुए और मंगोलों को काटना शुरू कर दिया। इस तरह ये खुली आस्तीन वाले अरब जो है अपनी जो है वो खामदार तलवार से इनको काटने लगे मंगोलों को। उरा कबाइल भी वैश्यतारी कर रहे इनके अंदर। और उसके बाद वो जो तुर्क महाजर थे वो भी अपना इनसे इंतकाम लेने लगे। मंगोलों के लश्कर को काफ़ी हद तक काट के रख दिया गया और उनके सलार कतबुआ को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। चुनांचे कतबुआ को जब सुल्तान रुकनुद्दीन के सामने पेश किया गया तो उसने बड़े फख्र से कहा कि मुसलमानों ने ये जंग जीत ली तो क्या हुआ? क्या मंगोलियों की घोड़ियों ने बच्चे जन्नत छोड़ दिया है, या ये कि मंगोलों की औरतें बांझ हो गई हैं? अनकरीब इस शिकस्त का हम इंतकाम ज़रूर लेंगे। रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोलों के सलार कतबुआ की गर्दन काट कर जो है सर उसका मिस्र भेज दिया ताकि लोगों को पता चले कि ये मंगोल नाकाबिले तस्खीर नहीं है। उसके बाद आंधी और तूफान की तरह रुकनुद्दीन बैबरस जो था पूरे शाम के अंदर जहाँ जहाँ भी ये मंगोल बैठे हुए थे सबका सफाया करके एक तरह से शाम पर भी कब्जा कर लिया। अब पूरे शाम से मंगोलों का सफाया कर दिया गया। उसके बाद ये वापस मिस्र आया। इस दौरान मिस्र के हुक्मरान अल मलकुल मुज़फ़्फ़र से ये गलती हुई कि उसने मूसल के हुक्मरान बदरुद्दीन लोलो को बेटे जलालुद्दीन को हलब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। हलब जिसे रुकनुद्दीन बैबरस ने फतह किया था। लोलो यानी
जलालुद्दीन का बाप ये जिस वक़्त बगदाद पर यह हमला आवर हुआ था हलाकू, तो इस लोलो ने हलाकू की मदद की थी। इस बना पर लोग मिस्र के हुक्मरान अल-मलिक मुज़फ़्फ़र के ख़िलाफ़ हो गए। चुनांचे उसका खात्मा करके मिस्र का जो हुक्मरान है वो रुकनुद्दीन बैबरस को बना दिया। अब रुकनुद्दीन बैबरस जो था वो मिस्र का सुल्तान था। जब हलाकू वापस आया तो इस दौरान तक रुकनुद्दीन बैबरस ने भाई एक दूसरे मंगोल, ये मैं गुजारिश कर दूँ यहाँ कि ये हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान का एक दूसरा पोता जिसका नाम बरकाई खान था, वो रूसी इलाकों का हाकिम था, उससे ताल्लुकात उस्तवार किए रुकनुद्दीन बैबरस ने। इस मौका पर जो है बरकाई खान जो इस्लाम कबूल कर चुका था, उसने एक सख्त खत लिखा हलाकू खान को। उसने कहा तुमने बगदाद पर हमला आवर होकर एक मुकद्दस शहर की बेहुरमती की है, उस पर हमला आवर होने से पहले तुम्हें अपने ख़ानदान के अफराद से मशवरा करना था। अब हलाकू खान ने जब देखा कि मिस्र के लोगों को एक बड़ा आला जो है वो सलार आला मिल गया है, यानी रुकनुद्दीन बैबरस, तो उसको शक था कि अब ये मैं इसके ख़िलाफ़ जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उसने कस्तंतुनिया की ईसाई रियासत को अपना जो है अपने साथ मिलाना चाहा और कस्तंतुनिया की एक बेटी उसने अपने बेटे अब्बाका खान से ब्याही। जब रुकनुद्दीन को उसको खबर मिली तो उसने फ़ौरन पैगाम भेजा बरकाई खान को कि कस्तंतुनिया की हमायत हासिल करने के लिए हलाकू खान ने अपने बेटे के लिए उनकी एक बेटी से ब्याह किया है, तुम भी उसका रिश्ता मांगो उसकी एक बेटी का। चुनांचे बरकाई खान ने कस्तंतुनिया वालों को धमकी दी कि हलाकू खान को बेटे को तुमने अपनी बेटी का रिश्ता दिया, मेरे भतीजे नोगाई को भी जो है अपनी एक बेटी रिश्ते में दो। उन्होंने एक बेटी बरकाई खान के भतीजे नोगाई के भी निकाह में दे दी। इस तरह कस्तंतुनिया वाले ना अब बरकाई का और ना ही हलाकू खान का साथ दे सकते थे। चुनांचे मामला आगे बढ़ते रहे। हलाकू खान बरकाई खान के ख़िलाफ़ भी हरकत में आया, बरकाई खान का साथ रुकनुद्दीन ने भी दिया। इस तरह एक जंग हुई जिसमें हलाकू ज़ख्मी हुआ, उसके बाद वो मर गया। उसके बाद उसका बेटा बाका खान हुक्मरान हो गया। ततारियों से जान छूटने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन आंधी और तूफ़ान की तरह हरकत में आया। बहरा रूम के किनारे किनारे जो बड़े किले बनाए हुए थे सलीबियों ने, उन पर वो चढ़ दौड़ा। अंताकिया फतह किया, याफा पर कब्ज़ा किया, उसके बाद शकीब को फतह किया, उसके बाद जो है कैसारिया पर कब्ज़ा किया। इस तरह उसने वो जितने किले थे हमला आवर होके और सबको जो है आलम इस्लाम को उनकी जो है हमलों से महफूज किया। ये उसकी फतूहात का अरूज था। इसी मौके पर सूडान का जो ईसाई हुक्मरान था डेविड, उसने रुकनुद्दीन बैबरस के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहा। चुनांचे सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस लश्कर लेकर सूडान की तरफ बढ़ा। नोबा के मकाम पर हौलनाक जंग हुई जिसमें सुल्तान ने डेविड को बदतरीन शिकस्त दी, उससे खराज वसूल किया और सालाना उस पर रकम भी मुकर्रर की कि वो सालाना रकम जो है मकबूल सुल्तान को अदा करे। अब सुल्तान के आखिरी दौर में मंगोलों ने फिर पर पुर्जे निकालने शुरू किए। अब्बाका खान जो हलाकू खान का बेटा था, 80,000 का उसने एक लश्कर तैयार किया सुल्तान का मुकाबला करने के लिए। अब लुस्तीन के मकाम पर एक हौलनाक जंग हुई जिसमें सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने इस अब्बाका खान को बदतरीन शिकस्त दी और इस जंग में सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ज़ख्मी भी। चुनांचे इस जंग के बाद आपने दमिश्क में काम किया। यहीं उन ज़ख्मों की वजह से आप बीमार हो गए, बहुत इलाज हुआ लेकिन कामयाब ना हुआ और आप उन्हीं से फौत हो गए। अब दमिश्क को ये सआदत हासिल है
कि उसने अपनी सरजमीन में 3 बड़े बड़े अजीम सुल्तानों को जज्ब किया। पहला अल मलिकुल आदिल नूरुद्दीन जंगी, दूसरा मुजाहिद कबीर सलाहुद्दीन अयूबी, और तीसरा ये रुकनुद्दीन बैबर्स, जिसको अल मलिकुल ज़ाहिर भी कहा जाता है। इसका जहाँ दफन किया गया, इसके मदफन को ज़हरिया कहा जाता था। बाद में वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी जिसके अंदर बड़ी नायाब किताबें रखी गई। सुल्तान के बाद भी मंगोलों ने पर पुर्दे निकाले, लेकिन सुल्तान के तरबियत याफ्ता जो सलार थे, बाद में अल मलिकुल मंसूर, अल मलिकुल अशरफ, उन्होंने सुल्तान की गैर मौजूदगी में भी मंगोलों को 32 शिकस्तें देकर शाम और मिस्र के नज़दीक न आने दिया। ये तफसील के हालात थे सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के। इस सिलसिले में आपको मज़ीद तफसील चाहिए तो मेरी एक किताब है रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से, आप उसका मताला कर सकते हैं। जाते जाते फिर मैं गुजारिश करूं कि मेरे हर्ज कदा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोस हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।